तो अब हम आपको सिखा रहे हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रेजोनेंस इन LCR सर्किट। देखो एक रेजोनेंस कंडीशन होती है। इस कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए पहले हम सर्किट डायग्राम अगर बना दें आपको, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे L है, यहाँ पे C है, ठीक है, यहाँ पे आपका AC था, AC सोर्स है, और हम क्या बोलते थे कि V इज इक्वल टू होता है V0 साइन ओमेगा टी। और यहाँ पे बेटा I की अगर बात की जाए तो I इज इक्वल टू होता है I0 साइन ओमेगा टी, और प्लस माइनस फाइव हो सकता है, तो चलो फाइव भी लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या चल रहा है, L है, यहाँ पे C है, और यहाँ पे R है, ठीक है, LCR सर्किट है, यही कहानी थी। फिर आपने देखा था कि फेजर डायग्राम ऐसे बनाते थे, यहाँ पे ऊपर में होता था VL, यहाँ पे होता था VC, और यहाँ पे होता था VR, बराबर है। अच्छा, यहाँ तक तो सही आती है। अब हमको क्या बोला हुआ है कि एट रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है, इम्पीडेंस इज मिनिमम, इम्पीडेंस इज मिनिमम। मिनिमम का क्या मतलब हुआ, हम बोलेंगे इम्पीडेंस तो होता है जेड इज इक्वल टू होता है आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। सोच लो बेटा, यहाँ पे ये चीज मिनिमम कब होगी। आप बोलोगे कि सर रेजिस्टेंस कभी जीरो हो ही नहीं सकता, अगर तार वार है, रेजिस्टेंस है, मतलब सर्किट है, तो रेजिस्टेंस तो होगा, तो ये तो जीरो होगा नहीं बेटा, तो ये जीरो हो सकता है। अच्छा, ये कब जीरो होगा, जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी आ जाए। क्या अकेले एक्सएल जीरो हो सकता है, जवाब है नहीं। क्या अकेले एक्ससी जीरो हो सकता है, जवाब है नहीं। लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब माइनस करके जीरो हो जाता है। मतलब अगर ये ऐसा आ जाए तो क्या होगा, इस समय पे जेड हो जाएगा मिनिमम। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात को बेटा। इन दोनों का साथ होना, इन दोनों का बराबर होना को ही हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। इन दोनों का बराबर होना को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। मतलब एक्सएल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्ससी। हमने बोला अच्छा ठीक है। अच्छा, रेजोनेंस कंडीशन पे जेड की वैल्यू क्या आती है, एट रेजोनेंस जेड इज इक्वल टू आर हो जाएगा, बिल्कुल सही। अच्छा, तो आपने बोला कि सर ये कब बराबर आता होगा, तो हम बोले बताते हैं। एक्सएल इज इक्वल टू आपने बोला एक्ससी, हम बोले एक्सएल का वैल्यू क्या होता है, तो आपने बोला ओमेगा एल। हम बोले इसका वैल्यू क्या होता है, तो आपने बोला ओमेगा सी। क्या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एलसी हो सकता है, तो हाँ, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एलसी भी हो सकता है। ओमेगा का मतलब 2 पाई एफ होता है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि इतना। तो इसका मतलब है बेटा कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ एलसी। इतने फ्रीक्वेंसी पे सर्किट के किस पे आ जाएगा, रेजोनेंस पे आ जाएगा। क्या बोलता है, अगर एसी की फ्रीक्वेंसी इतनी आ जाए, इतनी कैलकुलेशन करके, तो हम क्या बोलेंगे, उस समय पे हमारा जो सर्किट है वो सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। और इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं बेटा हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। कोई बोला कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो आप बोलिएगा कि एसी का वो फ्रीक्वेंसी जिसपे एलसीआर सर्किट मिनिमम इंपीडेंस दे, मिनिमम अपोजिशन दे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। कितना होता है तो आप निकाल के बता दीजिएगा, सही है। अगर मैं यहीं पे बात करूं कि एट रेजोनेंट, सब कुछ रेजोनेंस पे चल रहा है, तो हम बोलेंगे रेजोनेंस के टाइम पे आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे वी नॉट अपॉन जेड होता है, लेकिन वी नॉट अपॉन आर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जेड का मतलब आई है। अच्छा, अगर अगर हाँ, अगर रेजोनेंस पे रेजिस्टेंस सबसे मिनिमम है, तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा कि नहीं। करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और करंट मैक्सिमम होगा कितने के बराबर, तो हम बोलेंगे कि जितना रेजिस्टिव सर्किट से करंट निकला है उतना ही होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि भैया tan फाई क्या होगा, हम बोलेंगे एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर होता है। अब आप देख लो कि दोनों तो जीरो है, जीरो अपॉन आर, मतलब फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, tan हाउ मच इज इक्वल टू जीरो, tan जीरो इज इक्वल टू मतलब फाई होना चाहिए, फाई कितना होना चाहिए, जीरो। तो वापस इस डायग्राम पे जाइएगा और रेजोनेंट के कंडीशन पे फाई क्या होता है, फाई क्या होता है, जीरो। जीरो, इस बात को लिख देंगे हम लोग। बोलेंगे अगर रेजोनेंस हो रहा है तो फाई वाई का कोई गेम नहीं, खत्म। पहले यहाँ तक लिख लीजिए, फिर हम आपको आगे पढ़ाते हैं। कहाँ से लिखना स्टार्ट करना है आपको, क्या हम लोग बात कर रहे थे, अगला पार्ट। तो अगला पार्ट हमारा था ग्राफ के ऊपर। कि देखिए रेजोनेंस के टाइम पे हम लोग एक ग्राफ बना सकते हैं। कहाँ है ये ग्राफ, तो ये रहा।
अब ग्राफ खूबसूरत बनाना हमारे लिए ना यहाँ पे एक चैलेंज है, ठीक है। तो ये रहा, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि क्या है ये। तो हम बोलेंगे ग्राफ रिलेटेड टू रेजोनेंस इन LCR सर्किट। आइए, तो यहाँ पे हमने ग्राफ का एक्स और वाई एक्सिस ले लिया है। यहाँ पे हमारे पास है बेटा कि रेजिस्टेंस वाला ये पार्ट है। अच्छा, किसके किसके वर्सेज ग्राफ लिया है वो भी देख लीजिए। हम बोल रहे हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे ना रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो हम बोले कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू मतलब रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो नहीं बदलती है, लेकिन इंडक्टर में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है बेटा वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। याद है आपको फॉर्मूला क्या था? 2π/f_L, मतलब देखो क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूँ XL इज इक्वल टू 2π/f_L, मतलब दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है? सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये क्या बता रहा है? ये XL बता रहा है। और याद कीजिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है वो ऐसे कुछ बनता है, ऐसे, याद है? ये होता है XC। अब बोलोगे सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहां से आ गया? ये देखो 2πf और यहाँ पे क्या है? C। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो ये ग्राफ है, जहां पे ये मीट करते हैं, जहां पे ये मीट करते हैं वहां पे अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेक करें तो उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, F0। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पहली बात आ गई समझ में आपको? अगर मैं ग्राफ की वैल्यू यहाँ पे ना ऐसे लिख देता हूँ, जेड की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ग्राफ की वैल्यू ग्राफ बनाऊं किसके किसके वर्सेज, तो देखो वर्सेज जरूर ध्यान देना क्या क्या हमने लिया है। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं और यहाँ पे हम अगेन जेड ही ले रहे हैं, ठीक है। हम बोले इस बार भी एक ग्राफ हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ है, अगर इस ग्राफ को स्टडी करो तो देखो फ्रीक्वेंसी सबसे कम इंपीडेंस कहाँ पे? यहाँ पे। तो हम बोलेंगे सबसे कम इंपीडेंस जहाँ पे होता है बेटा वहां पे क्या होता है? F0 होता है। तो यहाँ पे F0 कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। अब अगर मैं करंट और इसकी बात कर लूं, करंट और फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ बना लें, ऊपर यहाँ पे मैं करंट ले लूं और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले लूं, तो इस समय पे आपको समझ गया होगा कि अब क्या करने वाले हैं हम। तो हम बोलेंगे फिर से हम इसी को लेके आते हैं। पुनीत समझ गया क्या करने वाला हूँ? भाई करंट क्या हो जाएगा? करंट मैक्सिमम होगा कि नहीं उस समय पे? तो यही बात है कि भाई जिस जगह पे करंट मैक्सिमम हो उस जगह पे क्या आएगा? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी। तो ऐसी छोटी छोटी बातें अगर आपसे कोई पूछ लिया तो बता दीजिएगा कि कहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी, तो आप बोलेंगे यहाँ पे होगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। देख आगे क्या बोलता है कि हम पावर के बारे में बात करना चाहते हैं। पावर के बारे में हमने लास्ट टाइम बात किया था, बट रेजोनेंस कंडीशन में पावर के बारे में बात करना चाहते हैं। तो पावर इज इक्वल टू होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। याद है कॉस फाई को बोलते थे पावर फैक्टर। ध्यान में होगा आपको कि हाँ फाई इज इक्वल टू 0 होता है कब? एट रेजोनेंस। एट रेजोनेंस फाई इज इक्वल टू 0, तो कॉस 0 क्या होता है? 1। तो हम बोलेंगे P इज इक्वल टू VRMS डॉट IRMS। ठीक है, साथ में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि V0/√2, यहाँ पे आ गया I0/√2। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे V0I0/2। मतलब ये एक रेजोनेंस के टाइम पे करंट वाला खाली फॉर्मूला यूज कर दो, बाकी सब कुछ सही है। पावर इज मैक्सिमम, देख रहे हो पावर क्या है? मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम है? क्योंकि कॉस की वैल्यू मैक्सिमम आ गई, इसलिए पावर भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो अगर मैं फिर से यहाँ पे ग्राफ बनाऊं तो ये कैसा दिखना चाहिए आपको? मैंने बोला यहाँ पे पावर ले लेंगे, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी ले लेंगे और यहाँ पे किस जगह पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगा? हम बोलेंगे ये जगह पे। मैक्सिमम पावर जहां पे है उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये कौन सा पावर मिला है बेटा बताओ तो? ये पावर याद है किसी को? ये कौन सा पावर है? RMS पावर है, एवरेज पावर है, कौन सा पावर है ये? एवरेज। कौन सा पावर है? एवरेज। एवरेज पावर फॉर कितना साइकिल? आधा साइकिल, एक साइकिल, कितना साइकिल? फॉर 1 कंप्लीट साइकिल।
फॉर वन कंप्लीट साइकिल। कुछ बातें मैं आपको नोट्स में लिखवा रहा हूं, रेजोनेंस के रिलेटेड कुछ नोट्स है, उसको लिख लीजिए। क्या बोलते हैं? बोलते हैं हम पहला बात कि एट रेजोनेंस, रेजोनेंस के टाइम पे जेड जो होता है वो मिनिमम होता है, दैट इज इक्वल टू आर। और क्या होता है तो हम बोलेंगे आई नॉट जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और कितना होता है तो हम बोलेंगे आई नॉट होता है वी नॉट अपॉन आर के बराबर। ठीक है। और एक चीज कि आई एंड वी आर इन सेम फेज। क्यों ऐसा बेटा? क्योंकि फाई की वैल्यू होती है 0, तो सेम फेज में आ गया। इस समय हम ये भी बोल सकते हैं कि एलसीआर सर्किट बिहेव्स लाइक रेजिस्टेंस सर्किट, आर सर्किट। ठीक है। और एक बात आपने पढ़ा था कि भाई पावर भी इस समय मैक्सिमम होता है, एंड दैट इज इक्वल टू कितना, तो हम बोलेंगे आई नॉट स्क्वायर आर इन और अपॉन 2। सही है ना? अब बोलोगे सर कहां से आ गया, ये तो नहीं समझा मुझे। देख बताता हूं, वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 होता है कि नहीं होता है ये चीज। अब v इज इक्वल टू क्या, मैं आई आर, हाँ क्या मैं वी नॉट इज इक्वल टू कहां पे लिखा तुमने, आई नॉट आर लिखूं मैं यहाँ पे, आई नॉट आर इंटू आई नॉट अपॉन 2, ये बच्चों वाली बात है। ठीक है। यही चीज मैंने यहाँ पे बताया कि एवरेज पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। अच्छा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, एक बार दोबारा मैं लिख दूं इस बात को कि फ्रीक्वेंसी जो होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को एफ नॉट बोलते हैं, वो होता है 1/2 रूट ऑफ एल। ठीक है। कहां से आया तो आपको समझ गया कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी से हमने ये चीज निकाल के लाया था। अब है कि क्या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को बदला जा सकता है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज्ड। कैसे चेंज होगा? बाय चेंजिंग एल एंड सी। एल और सी की वैल्यू को बदलते जाइए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बदलते जाएगा। क्या आर का कोई रोल है? जवाब है नहीं, आर का कोई रोल नहीं। क्लियर है ये बात? आर का कोई रोल नहीं है। ओके। अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊं तो हम इस बात को बता सकते हैं कि देखिए हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को बदल देंगे, क्या क्या चेंज करने पे, एल और सी की वैल्यू को बदलने से। जैसे मैं देखूं कि पहला रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आया, दूसरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम बोलेंगे यहाँ पे आया, तीसरा मान लीजिए हम बोलेंगे यहाँ पे आया। और ध्यान दीजिएगा तीनों जो फ्रीक्वेंसी जाएंगे ना वो लगभग एक ही जगह पे मीट कर सकते हैं। यहाँ पे है आई नॉट। ठीक है, आई नॉट हर जगह मैक्सिमम मिल रहा है, मतलब यही है सबका क्या, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आप और एल और सी की वैल्यू बदलते जाइए। समझ रहे हो एल और सी की वैल्यू क्या बोल रहा हूँ? सोच, एक्सएल इज इक्वल टू क्या है, एक्ससी। हम बोल रहे हैं सर यहाँ पे ओमेगा एल होता है, यहाँ पे 1/ओमेगा सी होता है। एल और सी की वैल्यू कुछ ऐसे बदलो कि सब कुछ बराबर रहे। समझ रहे हो? ओमेगा नहीं बदल रहे हो आप, ओमेगा नहीं बदल रहे हो, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी वही है। तो वही फ्रीक्वेंसी के लिए वही एफ नॉट भी मिलेगा, लेकिन क्या होगा, थोड़ी थोड़ी वैल्यू उस पर कम मिलती जाएगी। देखो ये कम हो गया, ज्यादा है, ये और ज्यादा है। हो गया यहां तक लिख के? अब हम बात करना चाहते हैं रेडियो ट्यूनिंग की। मुझे बताइए कि आपने रेडियो कभी वो घुमा के ये किया है क्या, कभी गौर किया हो ऐसा एक रेडियो होता है? हाँ, ऐसे करके ये पकड़ने वाला होता है, यहाँ पे एक ये बना होता था, यहाँ पे घुमाने वाला होता है, हाँ सर, टीवी में देखते। ऐसे ऐसे कुछ रहते हैं। ठीक है। तो ये बेटा रेडियो में यहाँ पे स्टेशंस लगे लिखे होते हैं ऐसे से। यहाँ पे जब आप घुमाते हो इस नॉब को तो क्या होता होगा अंदर में, और पहले पहले रेडियो ट्यून होता कैसे, देखो यहाँ पे आपको वेव्स तो सब जगह से आ ही रहा है, हर टाइप का आपको फ्रीक्वेंसी वाला आ रहा है सिग्नल। एक हो गया 92.5, एक है 93.5, ऐसे बहुत सारे वेव आपको आ रहे होंगे, सारे सारे वेव्स आपको मिल रहे होंगे। कौन सा वेव है ये है ईएम वेव्स। अब है कि कौन सा ट्यूनिंग यहाँ पे होगा, कौन सा गाना बजेगा, कौन सा ये रेडियो स्टेशन पकड़ेगा, वो कैसे पता चलेगा? मेरी बात समझते अगर जा रहा होगा ना तो थोड़ा सा बताना मुझे कि क्या चल रहा है।
क्या हो रहा है, देखो सारे स्टेशन के जो सिग्नल्स है वो आपके तक पहुंच रहा है, लेकिन हमारा रेडियो बजाता है एक ही गाना। हाँ, कैसे पता चलता है कि हमको यही गाना सिलेक्ट करवाना है? हम क्या करते हैं बेटा, हम देखते हैं कि तो मैच होती है। हाँ, सबसे बेहतर सिग्नल किसका मिलता है। क्या इसका बेहतर सिग्नल मिलेगा, इसका बेहतर सिग्नल मिलेगा, इसका मिलेगा कि इसका मिलेगा। बेहतर सिग्नल का क्या मतलब होता है कि बेहतर करंट मिले। हाँ, बेहतर करंट कब मिलेगा, जब मिनिमम इंपीडेंस मिले। तो हम यहाँ पे ना इसको घुमा के एल और सी की वैल्यू को बदलते हैं, क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब एल और सी की वैल्यू मान लो बदला, तो हम हमारा एफ नॉट जो है वो आपने फॉर्मूला में लगाया। अब फॉर्मूला में लगाने के बाद मान लो आता होगा 92.5, ठीक है। तो हम बोले भाई वो ये वैल्यू है वाला क्या सर? सिग्नल आएगा और गाना बजेगा आपका, ठीक है। तो रेडियो को कैसे पता चलता है बेटा, ये रेडियो जो जो भी गाना बजाता है ना वो होता है क्या, तो जवाब है ये होता है कि चेंजिंग एल एंड सी की वैल्यू को चेंज करते चलिए, आपको फ्रीक्वेंसी जो है अलग अलग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। और उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला अगर वेव आ रहा होगा तो ये क्या करेगा, ये मैक्सिमम करंट देगा, मैक्सिमम करंट मतलब मैक्सिमम पावर देगा और यही वाला गाना बजेगा, बाकी गाना नहीं बजेगा। सर पर कौन से तो डीसी करंट पे चलते हैं ना, मतलब बैटरी पे चलते हैं रेडियो, हाँ फिर वो कैसे करते हैं बेटा, ये सर? सुनो सुनो सुनो, क्या होता है ना, हाँ। यहाँ से सिग्नल आता है, ये सिग्नल खाली डिसाइड करता है कि कौन सा गाना बजेगा, बाकी गाना बजाने के लिए जो पावर चाहिए वो तो आपका बैटरी ही हाँ। देगा ना। हम्म। समझ में आ रही है? ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है बता फिर, ये जो आ रहा है यहाँ से पावर, ये पावर खाली सेलेक्ट करवा रहा है कि कौन सा स्टेशन। अब मान लो स्टेशन सेलेक्ट हो गया, लेकिन इतना दमदार है ही नहीं कि आवाज बाहर निकल पाए, सुनाई नहीं पड़ पाएगा, तो हमको बैटरी लगानी पड़ेगी। तो खैर इसको बोलते हैं बेटा रेडियो ट्यूनिंग। रेडियो ट्यूनिंग में भी क्या यूज किया था, कौन सा कॉन्सेप्ट, एल और सी की कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कभी कभी आप रेडियो रेडियो तुम लोग देखे ही नहीं हो, क्या बताऊं मैं। रेडियो देखे हो क्या कि पुनीत, मोबाइल वाला देखा होगा रेडियो बेटा, देखा है सर। देखा है क्या, देख देख, ये ऐसे करके हम बोल रहे हैं कि ये ऐसे, और मान ले कि यहाँ पे अगर मेरा फ्रीक्वेंसी सेट हो गया यहाँ पे, तो देखते हो कभी कभी ना यहाँ का भी आवाज आता है, यहाँ का भी आवाज आता है, डिस्टर्बेंस होता है कि नहीं होता है रेडियो में। देखो प्रॉपरली अगर रेडियो ट्यून नहीं होता है तो क्या होता है, कहीं और का भी स्टेशन पकड़ने लगता है, ये भी थोड़ा सा बजता है, वो भी थोड़ा सा बजता है। हाँ, तो हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 92.7 है, यहाँ पे 93 पॉइंट मान ले कुछ भी 5 है, ठीक है। ये यहाँ पे अगर हम होंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा इसका भी बजेगा, थोड़ा सा इसका भी बजेगा, किसी का भी पीक नहीं हमको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कहानियां चलती हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे क्यों नहीं बजता, हम बोलते हैं बताते हैं पूरे। यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू, इसकी आई नॉट कितनी है, इसका भी आई नॉट मान लो सेम ही होगा, लेकिन जब यहाँ पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, तो ये तो आई नॉट क्या है, यहाँ पे जब है इस फ्रीक्वेंसी पे अगर बात करें, ये फ्रीक्वेंसी कितना मान लो, 93 मान लो, 93 फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू कहाँ पे है बेटा, 93 फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू क्या है, कम है। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे आई नॉट मान लो, ये आई नॉट अपॉन 2 हो गया होगा, आधा है ये, आधा है, तो बेटा पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर, मतलब हो गया आई नॉट अपॉन 4, ठीक है। आई नॉट अपॉन 4, नीचे में तो 2 आ ही रहा है, और साथ में क्या आ गया, आर। तो देख रहे हो पावर आपका कितना हो गया, नीचे में 8 आ गया, हमको पीक पावर कितना चाहिए था, आई नॉट आर अपॉन 2 चाहिए था, यहाँ पे आई नॉट आर अपॉन 8 है, ठीक है। तो ये कहानियां चलती हैं अलग अलग, आपको पावर, आपको क्या चाहिए होता है, आपको रेजोनेंस चाहिए होता है। कुछ लिखना है तो लिख ले, ग्राफ वगैरह बना ले। रेडियो ट्यूनिंग की बात चल रही थी अपनी, जो भी स्टेशन हमने ट्यून किया हुआ होता है, एक्चुअली हम उस स्टेशन का फ्रीक्वेंसी को अपने यहाँ पे एल और सी को चेंज करके मैच करवाते हैं, मैच कर जाता है तो वो रेडियो स्टेशन बजने लगता है हमारे फोन ये में। तो आपने बोला कि एक स्पेसिफिक मतलब रेंज के अंदर ही ये रेडियो की वेव रहती है सर? हाँ बेटा, इसलिए रहती है उसके क्योंकि, हाँ क्योंकि आपको उसके बाद फिर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ईएम वेव का अलग अलग काम होता है। जैसे जैसे रेडियो वेव्स का अलग फ्रीक्वेंसी का रेंज है, एक पूरा बैंड है, ठीक है। उसके बाद फिर बोलता है मोबाइल फोन का चलेगा, मोबाइल फोन का फिर फ्रीक्वेंसी चलने लग जाता है, ठीक है। तो फिर मोबाइल फोन की सैटेलाइट, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहती है ना सर? हाँ, अब मोबाइल फोन में भी घंटी जो बजती है ना वो ऐसी बजती है, हाँ। समझ में आ रहा है आपके, सोच रहे हो इतने सारे नंबर डायल किए जा रहे हैं, आप ही का, आपका ही डायलर आपको कैसे आपकी घंटी बजाते हैं। हाँ सर, वो समझा नहीं सर।
हाँ बात करते हैं, चलना जब तक फ्री जाए तब तक वो बात कर लूं, थोड़ा मितांशु को भी इंक्लूड कर लूं। हाँ कहानी सुन ले। देखो बेटा रेडियो में क्या होता है, तुम ना उस नॉब को घुमाते हो, गोल वाला जो बटन रहता है, सही है, हाँ लेकिन मोबाइल में तुम कुछ नहीं घुमाते हो, या ऐसे ही पकड़ लेता है तुम्हारा। हाँ क्यों? क्योंकि सोचो हाँ वो सर, जो डायलर जो तुम्हारा है ना, वो डायलर ने हाँ क्या किया, कुछ नंबर डायल किए, और हाँ तुम्हारे फोन का या तुम्हारे मोबाइल सिम मतलब सिम का एक फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि सिम का एक नंबर होता है। तो वो नंबर हाँ कैसे है, तो मतलब उसमें जो सोचो एलसी सर्किट होगा, वो एलसी सर्किट को हाँ अपन नॉब से नहीं घुमाएंगे, नंबर डायल करेंगे तो डिजिटली वो घूम जाता होगा। मतलब नंबर दबाने से आपके आपका मोबाइल का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, वो जो नंबर दबाएगा ना, उसका एक उस नंबर के दबाने से कुछ फ्रीक्वेंसी, कुछ खास तरीके की फ्रीक्वेंसी वाला वेव निकलेगा वहां उसके फोन से। हाँ किसके लिए, किसको ढूंढते हुए जाएगा वो, कि भाई ऐसा वाला अपने वो फ्रीक्वेंसी किसके फोन का है, किसके फोन का है, किसके फोन का है, दिखा कि तुम्हारा है। सर फिर तो सबके अलग अलग होंगे सर, कितने सारे सबके frequencies? सबके देखते थे उस टाइम, हर फोन नंबर अलग होता है, आपको पता है ना। हाँ सर, तो हाँ इसका हाँ मतलब है सर, कि हर फोन नंबर के सोचो कि मान लो जैसे 9 दबाने से कुछ कुछ होगा, कोडिंग होगा, हम बोल रहे हैं कि उस नंबर का, हाँ उस सर, पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर का एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जैसे ही हाँ डायलर डायल करेगा तो वो एक फ्रीक्वेंसी बनाएगा वैसा, जो तुम्हारे फोन को ढूंढता हुआ आएगा। सर मतलब उसमें कुछ मतलब ऐसा उसको फोन में कुछ लगा रहता है सर कि वो फ्रीक्वेंसी को मतलब ये कर लेंगे सर ऐप। सिम सिम में लगा होता है ना बेटा, वो बात तो सिम की हाँ होती है। क्या, हाँ सिम सर, में वो बात है कि भाई वो एक हम्म, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही क्या करेगा, वो समझता है कि मेरा है ये, ठीक है। क्या ये बात क्लियर होती जा रही है क्या? बहुत बार ना ये सब हाँ कंफ्यूजन सर, रहते हैं, ठीक है। अच्छा पूरी डिटेल चर्चा हाँ, तो नहीं होती है बेटा, क्योंकि उसके पीछे काफी टेक्नोलॉजी है, लेकिन बेसिक जो मंत्र है ना वो यही है, हम्म। ठीक है, बेसिक मंत्र यही है। सर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कम्युनिकेशन सिस्टम है सर? हाँ है, तो उसमें भी यही सब बातें होंगी हमारी फिर से, हाँ कि सर, सिग्नल्स कैसे जाते हैं, आपका फोन की घंटी, फोन तो नहीं होगा शायद, लेकिन फोन की आप ही की हाँ घंटी क्यों बजती है, हाँ सही है। हाँ आपकी आपका जैसे ही वो सिग्नल आता है, ठीक है, तो आपके आपका आपका करंट मतलब मोबाइल का जो पावर है वो अचानक बढ़ जाता है। अब पावर अचानक बढ़ा क्यों? क्योंकि रेजोनेंस हुआ, और रेजोनेंस हुआ था हाँ, तो क्या करेगा, एक खास रेजोनेंस अगर होगा तो आपका क्या होगा, बैटरी से कनेक्ट हम्म, पावर लेके घंटी बजाएगा वो। बोलता है कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड बैंडविड्थ, इसके बारे में अपने को चर्चा करनी है आज। तो देखिए सबसे पहले तो हम समझेंगे कि हम हाँ लोग बात सर। करें हाँ सर, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड बैंडविड्थ की, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉर वेरी गुड ट्यूनिंग, बहुत अच्छी ट्यूनिंग के लिए, ट्यूनिंग मतलब समझ में आ रहा है ना, जिस तरीके से आप, तो हम लोग हाँ बात कर सर। रहे हैं कि हाँ जी, फॉर वेरी गुड ट्यूनिंग, बहुत अच्छी ट्यूनिंग के लिए ना हमको एक चीज की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं कि शार्प रेजोनेंस। शार्प रेजोनेंस, रेजोनेंस हो लेकिन एकदम एक पॉइंट पे हो, ऐसा नहीं कि एक कुछ रेंज तक, ऐसा मतलब हम चाहते हैं कि एकदम एकदम पीक इसका ऐसे बने, ऐसे। अगर ऐसा बनेगा तो क्या हो जाएगा, बहुत दूर तक यहाँ का भी फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा काम कर जाएगा, ये भी काम करेगा, ये रेजोनेंस कर रहा है, ये रेजोनेंस से थोड़ा ही सा कम है, तो क्या हो जाएगा, हमको शार्प नहीं मिल रहा है, हमको एकदम एक जगह पे परफेक्ट ट्यूनिंग चाहिए थी, हम इसको बोलते हैं कि शार्प रेजोनेंस, ठीक है। और शार्प रेजोनेंस में क्या होती है, बैंडविड्थ बड़ी पतली होती है, देख रहे हो, छोटा सा बैंडविड्थ, यहाँ पे बैंडविड्थ बहुत मोटा है, तो हम बोलते हैं इसके लिए क्या होना चाहिए, एंड स्मॉल बैंडविड्थ होना चाहिए। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ मतलब इस सर बैंड, बैंडविड्थ मतलब एक, हाँ जी, बैंडविड्थ मतलब है कि बहुत सारे जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ना, इसका एक रेंज हो गया यहाँ तक की, हम बोल रहे हैं यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी, मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो फ्रीक्वेंसी है उसमें बढ़िया ट्यूनिंग आ रही होगी, तो हम बोलते हैं ये इसका बैंडविड्थ है, ये इसका बैंडविड्थ है, कितना दूर, ठीक है। अब हम इसका बैंडविड्थ क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसका बैंडविड्थ इतना बड़ा है, देखो यहाँ तक माना जा रहा है कि भैया सब क्या है, सीधा ही लाइन है, तो हम बोल रहे हैं इतना बड़ा बैंडविड्थ, तो अगर हमको बड़ा बैंडविड्थ मिल जाएगा तो हम बोलेंगे शार्प रेजोनेंस उसमें नहीं होगा, ठीक है। शार्प रेजोनेंस अगर होगा तभी अच्छी ट्यूनिंग कहलाएगी, और शार्प रेजोनेंस के लिए बैंडविड्थ का कम होना जरूरी है। तो अगर मैं बैंडविड्थ की बात करूं तो कहां से कहां तक, तो हम बोलेंगे ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 2। अगर मैं इसमें बात करूं तो ये है ओमेगा 1, ये है ओमेगा 2। अच्छा, आपको एक और चीज पता है कि आई जो यहाँ पे था, I0/√2, ये क्या होता है, ये होता है आरएमएस वैल्यू, ठीक है, आरएमएस वैल्यू। अच्छा पी मैक्स जो होता है, पी मैक्स मैक्सिमम जो आपको मिलता था वो याद है आपको क्या था, वो था आपका कितना था वो, हाँ, तो हम बोलेंगे कि जो भी उसका मैक्सिमम पावर था डिवाइडेड बाई 2, यही आ रहा था, याद आया कुछ कैसे, हमने बोला था I0 V0/√2 × √2 2 ऐसे आ रहा था,
तो मैक्सिमम जो पावर होगा वो कितना होगा, तो नॉट वाला जो टर्म है डिवाइडेड बाई, मतलब हम क्या बोलते हैं कि हम बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज आर बैंडविथ, क्या लिख दिया मैंने, बैंडविथ। मतलब क्या हो गया कि देखो हम किसको बोल रहे हैं कि जो मैक्सिमम था उसका अगर आधा भी मिल जाए हमको, देखो मैक्सिमम पावर मान लीजिए ग्राफ पे अगर हम पावर की बात कर ले तो हम बोलेंगे मैक्सिमम पावर यहाँ पे है, तो हम बोलेंगे आधा पावर यहाँ तक वाला जो है ना सब मिला के क्या बनाएगा, जो भी आधा पावर दे देता है, ठीक है, अब पूरा पावर कहाँ पे, यहाँ पे पी नॉट है ये मान लो, तो हम बोलेंगे पी नॉट बाई 2 तक जो भी दे पाएगा, जो भी फ्रीक्वेंसी यहाँ तक दे पाएगी, हम सबको क्या मानते हैं कि वहां पे ट्यून हो गया है, क्या हो गया है, ट्यून हो गया है। अच्छा, अगर मैं ग्राफ यहाँ पे क्लियर एक बनाऊं तो कैसा ग्राफ दिखाई देगा, ग्राफ इस तरीके से दिखाई देगा, और यहाँ पे हम ले लेते हैं मान लीजिए करंट, ठीक है, और यहाँ पे हम एक ले लेते हैं ग्राफ। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है पीक वैल्यू, आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू। तो अगर यहाँ पे हमको आरएमएस वैल्यू जो होगा वही देता है पावर, एवरेज पावर की बात, तो यहाँ पे है मान लीजिए कितना, इतना बाई √2, इसी को बोलते हैं ना आरएमएस, आई आरएमएस। तो यहाँ तक क्या होगा, यहाँ तक आपका पावर जो है वैलिड होगा, मतलब ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है अगर मैं नीचे इसको लेके जाऊं, ये वाला, तो ये क्या हो गया, एक को हम बोलेंगे मान लीजिए ω1 और एक को हम क्या बोलेंगे ω2, और जो सबसे मैक्सिमम पे था यहाँ पे जो था उसको हम बोलेंगे ω0। ω0 पे क्या मिल रहा है आपको, रेजोनेंस मिल रहा है। लेकिन कौन कौन है और है जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं, बोल रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक सबको हम क्या मानेंगे कि इतनी फ्रीक्वेंसी पे ये ट्यून हो जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ, क्या बोलते हैं इसको, बैंडविड्थ। सो W1 से ω1 से ω2 तक ना सर, ω1 से लेके ω2 तक, ω1 से लेके ω2 को हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं, और ये जो हमने नीचे में जो लाइन लिया है वो ओमेगा था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर शार्प ग्राफ बैंडविड्थ शुड बी क्या, लो, फॉर शार्प ग्राफ bandwidth शुड लो। अब देखो एक बड़ी अच्छी बात है, अगर आपको शार्प ये मिल जाए, शार्प बैंडविड्थ, शार्प ग्राफ मिल जाए, तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्लियरिटी जो है ना वॉइस की वो ज्यादा अच्छी होगी, हम बोलेंगे क्लियर वॉइस आएगा, ठीक है। लेकिन एक बात समझिएगा, म्यूजिक के लिए ये चीज अच्छा नहीं है। आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि देखिए म्यूजिक बना होता है वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज से, ठीक है, थोड़ा सा उसमें तबला का आवाज होगा, थोड़ा सा ढोलक का आवाज होगा, थोड़ा सा शहनाई की आवाज होगी, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है, और सब सुनाई पड़ेगा तब जाके हम बोलेंगे बढ़िया म्यूजिक है, समझ में आया। लेकिन हम जब बात करते हैं, जब हम टेलीफोन पे मान लीजिए बात कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि सराउंडिंग का साउंड भी सुनाई पड़े आपको, आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि जो मैं बोलूं बस वो सुनाई पड़े, बाहर में चिड़िया चहचहा रही है, पत्ते हिल रहे हैं, ये सब आपको नहीं चाहिए। तो टेलीफोन पे अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं क्लियर वॉइस जब आपको चाहिए तो आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बैंडविड्थ बड़ा पतला रहे। तो इस बात को कभी कभी ना पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो आप बोलते हैं हमको ज्यादा बड़ा बैंडविड्थ दो। अच्छे जो हेडफोन होते हैं उसमें ये चीज होती है कि उसका बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होता है, अच्छे माइक्रोफोन होते हैं तो उसका बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन टेलीफोन में बैंडविड्थ ज्यादा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि बोलता है भैया हमको सराउंडिंग का साउंड नहीं सुनाना है उसको, आप जो बोल रहे हो जो डायरेक्ट जो स्पीकर है उसकी बात हमको सुनानी है वहां पे, हमको क्लियर वॉइस चाहिए, ठीक है, झंझनाहट नहीं चाहिए हमको साउंड में, म्यूजिक जैसा आवाज नहीं आए। एनीवे यहां तक हमको बात समझ में आ रही है, हम थोड़ा सा लिखते हैं उसके बाद आपको लिखने का मौका देंगे। अब हम बोल रहे हैं कि कैलकुलेशन करना चाहते हैं, बोलेंगे जो बैंड विड्थ है मतलब डेल्टा W इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम बोलेंगे W2 माइनस W1। और एक बात बताऊं आपको, ओमेगा जो होता है उसको हम बोलते हैं R/L, ठीक है। तो अगर ये आपको क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, ये वाला बैंडविड्थ अगर आपको ज्यादा चाहिए तो ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और अगर ये आपको कम चाहिए तो ये L की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लिख देता हूं, अगर ये आपको चाहिए लेस, बैंडविड्थ चाहिए कम, तो L की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मोर, ठीक है। और अगर ये चाहिए आपको लार्ज, जो कि इसमें नहीं है, वो म्यूजिक वाले बात के लिए, तो ये आपको क्या चाहिए, मतलब इंडक्टेंस क्या सर,
हाँ इंडक्टेंस, एल मतलब क्या है, इंडक्टेंस। ठीक है, और एक बात समझ लीजिए, इसके साथ ये भी तो आप बोल सकते हैं कि आर आपको क्या चाहिए, लो, और यहाँ पे क्या चाहिए, आर हाई। ठीक है, तो हम अपने डिवाइसेज को, जो हमारा एलआर सर्किट होता है माइक्रोफोन में, ईयरफोन में, इन चीजों में जो एलआर सर्किट हमारा है, उसको, उसमें हम क्या क्या चेंजेस करेंगे तो ये बढ़िया बन जाएगा, वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक बात हम लोग को समझ में आई। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर की, कि भाई साउंड की जो क्वालिटी होती है उसको भी हम क्वालिटी, उसको हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस। देखिए, हम साउंड तो एक जनरल बात करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं रेजोनेंस में क्वालिटी फैक्टर के बारे में। तो अब हम बोलेंगे कि अच्छा, इसको ना क्यू फैक्टर भी बोला जाता है, कैपिटल क्यू फैक्टर। तो इसका एक फॉर्मूला है, बोलेंगे क्यू फैक्टर इज इक्वल टू होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं ओमेगा, ओमेगा मतलब 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ नॉट। तो ओमेगा नॉट जो होगा डिवाइडेड बाय, आप क्या कर दीजिए, तो बैंडविड्थ कर दीजिए, बैंडविड्थ मतलब हो गया डेल्टा ओमेगा। तो क्या फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला आ गया ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा ओमेगा। आप कर दो, यहां से क्वालिटी फैक्टर मिल जाएगा। अगर क्यू की वैल्यू लार्ज आ गई तो आप क्या बोलेंगे कि गुड क्वालिटी। क्यू फैक्टर अगर क्या होगा, लार्ज होगा, तो हम बोलेंगे गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू कम आ गई तो क्या बोलेंगे, बैड क्वालिटी। तो अगर मैं इसकी क्यू फैक्टर को थोड़ा सा और आगे मॉडिफाई करूं तो क्या आप बोल सकते हैं कि ओमेगा मतलब, ओमेगा नॉट मतलब 2 पाई एफ नॉट होता है, और इसका मतलब भी क्या हुआ होगा, तो हम बोलेंगे कि आर बाई एल, डेल्टा एल, डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू, आपने बोला था आर बाई एल होता है, तो हमने बोला अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोला गया है ना यहाँ पे, तो सीधा एफ नॉट लिखो, ओमेगा नॉट मत लिखो, एफ नॉट लिखो। ठीक है, गलती से मैंने लिख दिया, क्या लिखिए इसको, एफ नॉट लिखिए। आपको पता है एफ नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन ओमेगा, 1 अपॉन रूट ऑफ एल सी, और यहाँ पे क्या होगा, आर अपॉन एल। अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, देखो ऊपर में आ गया आर रूट, हाँ जी, ऐसा ऐसा बोल रहा हूँ। रूट तो यहाँ से ना ये चीजें कट सकती हैं, मैं लिख के बताता हूँ। ऊपर रूट आ जाएगा। हाँ जी, तो हम बोलेंगे एल अपॉन सी का रूट वैल्यू बराबर है 1 अपॉन आर रूट ऑफ एल अपॉन सी। ये क्या देगा आपको, क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर बढ़ा तो क्वालिटी होगी अच्छी। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप म्यूजिक वाला जो पार्ट है, या माइक्रोफोन है, ईयरफोन है, सब में बेटा एलसीआर सर्किट होते हैं, एलसीआर सर्किट। मैंने आपको बोला है कि जहां जहां फ्रीक्वेंसी का खेल हो सकता है, जहां जहां साउंड के बारे में बात हो सकती है, वहां पे आपको एलसीआर सर्किट से ही काम चलाना पड़ेगा। आगे हाँ बढ़, आपने बताया था। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे रोक देता हूँ, म्यूजिक हो गया। एलसी ऑसिलेटर देखो क्या काम करता है, कैसे कैसे रहता है, समझते हैं। बोलता है कि इसमें सबसे पहले तो इंडक्टर और कैपेसिटर होता है, इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर। तो हमारे पास कैसा है, हमारे पास एक मान लीजिए यहाँ पे है कैपेसिटर, और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक इंडक्टर, बना लिया हम। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस क्यू ले रहा हूँ, यहाँ पे माइनस क्यू ले रहा हूँ। ठीक है, माइनस क्यू ले रहा हूँ, और इसमें कैपेसिटी कितनी है, स्टोर करने का सी है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज लिखते चलते हैं। हमने बोला कि लेट्स कंसीडर, लेट्स कंसीडर इट इज अ प्योर, इट इज अ प्योर एलसी सर्किट। कंसीडर इसलिए करना पड़ा है क्योंकि प्योर एलसी सर्किट जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत लो है, तो हम मान लेते हैं कि ये एलसी सर्किट है। उसमें हम लोग ले रहे हैं कि कैपेसिटर यहाँ पे इनिशियली ऑलरेडी चार्ज है, कैपेसिटर इज इनिशियली ऑलरेडी चार्ज, ऑलरेडी चार्ज, ऑलरेडी यहाँ पे चार्ज है। कैसे किए होंगे, तो बैटरी से किए होंगे। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि जैसे ही आप यहाँ पे स्विच ऑन करोगे, मान लीजिए यहाँ पे हमने स्विच रखा था, ये रहा स्विच,
बोलेंगे एज वी स्विच ऑन करंट स्टार्ट फ्लोइंग, करंट क्या करने लग गया, फ्लो करने लग गया थ्रू द सर्किट। ठीक है, अगले पॉइंट में हम लिख रहे हैं कि द करंट विल, लिख के बताओ, द करंट will flow till the charge on plates becomes zero। कब तक फ्लो करेगा, तो बोलता है कि जब तब तक फ्लो करेगा जब तक ये जीरो ना हो जाए, पूरा का पूरा यहां से फ्लो करने लग जाएगा। जब ऐसा हो गया, ठीक है, इसको हम ए सिचुएशन बोल रहे हैं, या यहां पे बनाता हूं ए सिचुएशन। ए सिचुएशन में हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास ये प्लेट है, प्लेट में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से भैया हमने सर्किट इसको कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि हाई करंट विल फ्लो, ठीक है, और यहाँ पे जो है dq बाई dt इज वेरी हाई। अगर ये बहुत हाई है इसका मतलब है कि करंट बहुत ज्यादा था, करंट कितना था, इंफिनिटी था, और सडनली करंट बिकम्स I इज इक्वल टू जीरो। जैसे यहां से मतलब ये स्टार्ट होगा, बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट यहां से जाएगा और अचानक क्या हो जाएगा, करंट खत्म, सारे के सारे यहां से चार्ज क्या हो गया, मूव कर गए। अच्छा, ये ए सिचुएशन था। अब हम आप आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, हम बोलते हैं बी सिचुएशन। अब हम लेंगे बी सिचुएशन में आपने क्या बोला कि आपके पास ये प्लेट है और यहाँ पे आपके पास वही सर्किट है। ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज था, यहाँ पे माइनस चार्ज था, करंट यहां से ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बोलेंगे कि हियर सडन फ्लो ऑफ करंट इज नॉट पॉसिबल। बताता हूं क्यों। बिकॉज इंडिकेटर विल प्रोड्यूस अ, इंडिकेटर क्यों लिखे, इंडक्टर लिखो ना, इंडक्टर विल प्रोड्यूस अ बैक करंट which opposes the parent current। तुमने पढ़ा होगा सेल्फ इंडक्टेंस, किसी को याद है? इसमें पढ़ा था क्या हाँ, EMI। हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है ना कि अगर आप करंट की वैल्यू बदलोगे किसके थ्रू, इंडक्टर के थ्रू, कॉइल के थ्रू, तो वहां पे एक क्या होगा, उल्टे डायरेक्शन में एक बैक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, और वो बैक ईएमएफ पुराने वाले करंट को क्या करता है, अपोज करता है। तो हम बोले यहाँ से जो करंट चला ना उसको अपोज करने के लिए भी एक तैयार है, तो क्या होगा, करंट, नेट करंट घट जाएगा, मतलब धीरे धीरे अब यहाँ से करंट जाएगा। जैसे आपने पहले सिचुएशन में देखा था कि अचानक करंट जो है जीरो हो गया, वो अचानक नहीं होगा करंट जीरो। अब क्या होगा, अब करंट यहाँ से धीरे धीरे जाएगा। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या आपको ये सेकंड वाली बात समझ में आ गई है, बी पार्ट? अब आते हैं सी पार्ट में। ठीक है कि भाई धीरे धीरे पहुंचा, तो अब सी पार्ट में आइए कि देखेंगे क्या होगा। हम बोलेंगे धीरे धीरे करके खत्म हो गया, धीरे धीरे करके क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या, आई नॉट करंट, और यहाँ का सारा चार्ज क्या हो गया है, अब जीरो जीरो हो गया है। ठीक है, और कहाँ पे है सब करंट इधर ही कहीं पे है, सर्किट में है। अब वहां से चार्ज खत्म हो गया है। अब क्या होगा, तो आइए डी पॉइंट में दिखाते हैं। डी पॉइंट में हम बात करेंगे कि अब सी में बेटा क्या हुआ कि कैपेसिटर, लिख देता हूँ, कैपेसिटर डिस्चार्जेज, कैपेसिटर, हाँ, फुल्ली डिस्चार्ज। ठीक है, फुल्ली डिस्चार्ज हो गया। नाउ डी की बात कीजिए।
आइए डी की बात करते हैं। डी में क्या हो गया, डी में अब जो है ना वापस ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज होना स्टार्ट करेगा, लेकिन इस बार अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होगा। अब करंट कहाँ है, करंट यहाँ पे है, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज इधर आने लग जाएगा सब। पहले कहाँ था, उधर था, अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, करंट अब करंट कैसे फ्लो होगा, देख रहे हो, ये इसको चार्ज कर रहा है, अभी ये चार्ज कर रहा है इसको, तो हम बोलेंगे नाउ इंडक्टर will start charging कैपेसिटर। अब ये क्या करने लग गया, इसको कैपेसिटर को चार्ज करने लग गया उल्टे डायरेक्शन में, इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज करने लग गया। ओके, और धीरे धीरे क्या हो गया, यहाँ का जो करंट था, यहाँ का इंडक्टर करंट बिकम्स जीरो। इंडक्टर का करंट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसको चार्ज करने में खत्म हो जाएगा। अच्छा, डी तक पहुंच गए, अब आते हैं ई पार्ट में। ई पार्ट में क्या हुआ कि अब ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे बन चुका है, वापस से पूरा फ्लो हो जाएगा जल्दी से। हाँ, तो हम बोलेंगे अगेन करंट, पहले ये सर्किट बना लो। देखो ऐसे ही एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसको लिखना पड़ता है इतने सारे डायग्राम बना के, नहीं तो मैं भी शॉर्टकट में बता दिया होता। यहाँ पे क्या है, एल है, यहाँ पे हर जगह एल वगैरह लिख दीजिएगा। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि करंट अगेन फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब क्या हो जाएगा, फिर से ऐसे जाने लग जाएगा, बोलेंगे करंट अगेन फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या होने लग गया, फ्लो होने लग गया। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लग गया तो एल जो है फिर से अपोज करने लगेगा, बोलेगा नहीं इतना जल्दी डिस्चार्ज होने नहीं देंगे, एल क्या करेगा, फिर अपोज करने लगेगा, एल अगेन स्टार्ट अपोजिंग। ठीक है, और ये काम होता रहेगा, फिर आप देखोगे कि अगर एफ में खाली डायग्राम बना देता हूं, लिखाऊंगा नहीं, ठीक है, यहां तक आप गए, बोले कि ये प्लस था, ये माइनस था, अभी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, धीरे धीरे होते जा रहा है, मतलब ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है, खाली होते जा रहा है, एक फिर समय आएगा कि फिर से खत्म हो जाएगा, 0 पहुंच जाएगा। यही प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा, ठीक है, ये प्रोसेस क्या करेगा, लगातार चलता रहेगा। तो बोले क्या करना था, क्यों ऐसे करवाए, आपने शायद इसका नाम गौर नहीं किया, इसका नाम ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर क्या करता है, इट कन्वर्ट डीसी टू एसी। सोचिए आप उसको एक बार करंट दिए थे, सही है, बैटरी से चार्ज कर दिए थे, अब ये क्या बना के दे दिया आपको, पहले आपको दिया कि ऊपर की तरफ करंट ऐसे फ्लो हुआ, फिर किधर आया, अपोजिट डायरेक्शन में, फिर कैसे आया, फिर ऊपर की तरफ। पुनीत बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं, हाँ सर, बस यही कहानी थी बेटा एलसी ऑसिलेटर ऑपोजिट पूरा। सर पूरा नहीं सर, थोड़ा सा सर, ये इससे और ये डायग्राम से रिलेट नहीं हुआ सर मुझे, ये अरे अपना अभी डायग्राम बनाया सर, तुमने ये और ये रिलेट नहीं हुआ। शुरू में देखा तुमने कि क्या किया तुमने, पहले देखा कि करंट का डायरेक्शन कुछ और था, फिर खत्म हो गया, फिर करंट का डायरेक्शन अब उल्टे डायरेक्शन में चल गया। हाँ आपको नहीं लग रहा है कि यही तो हो रहा है, हाँ, देखो समझ गया। सीधा डायरेक्शन फिर उल्टा डायरेक्शन है ना, एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है, समय के हिसाब बहुत से जल्दी रहता हो। करंट की वैल्यू कम रही है, ज्यादा रही है, कम ज्यादा कम ज्यादा। तो एलसी ऑसिलेटर क्या करता है, बेसिकली डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। यहां तक लिखिए, फिर मैं आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसका सिखा देता हूँ।